जनाब आज है 22 फरवरी 2024 और ऑसिलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ऑसिलेशन के चैप्टर में आज एक नया कॉन्सेप्ट सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस होती क्या चीज़ है, तो ज़रा इसकी डेफिनेशन सुनो। बेटा डेफिनेशन ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को मैंने एक स्ट्रिंग से बांधकर स्प्रिंग को हैंग कर दिया और इस स्प्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट मैंने हैंग करा हुआ है। अच्छा, इस वायर को मैंने एक वाइब्रेटर मशीन के साथ लगाया हुआ है जो वाइब्रेशन कर सकती है। ठीक है बेटा, ये एक वाइब्रेटर मशीन है जो कि वाइब्रेशन कर सकती है और मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। अरे जरा समझिएगा, बात जरा अजीब सी है। अगर मैंने वाइब्रेटर को इस वक्त स्विच ऑफ किया हुआ है, वाइब्रेटर को स्विच ऑफ किया हुआ है, मैंने स्प्रिंग से लटके हुए इस ब्लॉक को नीचे खींचा और खींच के मैंने छोड़ दिया। जब मैं इसको खींच के छोड़ूंगा तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेशन करने लगेगा। मैंने इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी किसी मेथड से मालूम कर ली। फॉर एग्जाम्पल इसकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो आ रही थी 80 हर्ट्ज। ठीक है ना। स्प्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट बांध के लटकाया, नीचे से उसको खींच के छोड़ दिया, उसने ऊपर नीचे ऑसिलेशन करना शुरू करी। इसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी मैंने मेजर कर ली, फ्रीक्वेंसी थी 80 हर्ट्ज। ये मैंने नोट करके रख ली। इसको मैं कहूंगा स्प्रिंग सिस्टम की दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अब ये वाइब्रेट करते 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 आखिरकार रुक गया। अच्छा, फिर बेटा मैंने किया, ये जब रुक गया, बिल्कुल रुक गया, तो अब मैंने वाइब्रेटर को स्विच ऑन कर दिया। अब जब मैंने वाइब्रेटर को स्विच ऑन करा तो इसकी फ्रीक्वेंसी जिसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैंने फ्रीक्वेंसी रखी 10 हर्ट्ज। वाइब्रेटर 10 हर्ट्ज पर वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन इस पूरे सिस्टम में कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ऑब्जर्व हुआ। मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, फिर कुछ भी नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने फ्रीक्वेंसी 60 पर पहुंचा लेकर, तो गौर कीजिएगा 60 फ्रीक्वेंसी एक ऐसा नंबर है जो इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब आ गया है। और जैसे ही करीब आया ना, तो मैंने अचानक नोट करा कि ये सिस्टम थोड़ा थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगा, थोड़ा थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगा। मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी। तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई ना, तो ये और जोर से वाइब्रेशन करने लगा। और जब मैंने फ्रीक्वेंसी 80 कर दी, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो जब इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो अब मैंने नोट किया कि ये पूरा सिस्टम मैक्सिमम वाइब्रेशन के साथ, जितना मैक्सिमम पॉसिबल था उसके लिए वाइब्रेट करना, वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। अच्छा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ाऊं, तो अब आप और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना, तो अब इसकी वाइब्रेशन छोटी होने लगेगी। फिर और बढ़ाएंगे ना, और छोटी होने लगेगी, और उसके बाद फिर गायब हो जाएगी। पता ये चला कि इस एग्जाम्पल में नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने एग्जाम्पल बनाई 80 हर्ट्ज की। तो 80 हर्ट्ज मैंने कहा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो 80 हर्ट्ज पर जो वाइब्रेशन होगी ना बेटा, उस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और 80 से पहले जो फ्रीक्वेंसी होगी
उसमें वाइब्रेशन होगी, एम्पलीट्यूड होगा, और ये एम्पलीट्यूड 80 पर बढ़ते 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 मैक्सिमम होगा, और 80 के बाद दोबारा छोटा होने लगेगा और फिर खत्म हो जाएगा। तो दिस 80 फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। पूरी कहानी सुनाने के बाद अगर मैं आपसे बोलूं क्या मैं रेजोनेंस की डेफिनेशन सुनाने जा रहा हूँ, और ये रेजोनेंस की डेफिनेशन मैं मैमूना से सुनूंगा, तो मैमूना बेटा आप अपने ज़रा माइक्रोफोन को रेडी भी रखिएगा और अल्फाज को पकड़ने की कोशिश भी कीजिएगा। ज़रा सुनिएगा बेटा, मैंने यूं कहा कि सर ये सिस्टम, ठीक है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है जिसकी वैल्यू 80 हर्ट्ज है। 80 हर्ट्ज इज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फिर बराबर में सर आपने एक वाइब्रेटर लगाया है, उस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने सर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू करा, 10 20 30 40 50, सर कुछ नहीं होता। लेकिन जब वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के करीब आती है तो सिस्टम वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। और जब वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो सिस्टम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन करने लगता है। और अगर वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाना शुरू करूंगा तो एम्पलीट्यूड सारा बढ़ेगा नहीं, अब वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी, जब ड्राइवर वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम हो जाए तो सिस्टम बिगिन टू वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। when natural frequency of a system equals to driving frequency of vibrator, when natural frequency of vibrating system equals to equals to driving frequency of vibrator, then it begins to vibrate with maximum amplitude. It is called resonance. हाँ बेटा मैमुना कुछ भी बोल के बताइए। मैमुना बेटा जब भी कुछ भी बोल के बताइए। हाँ हाँ हाँ। हम्म। बिल्कुल सही, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन। बेहतरीन, जरा जरा जल्दी से बेटा डेफिनेशन आप सारे बच्चे नोट कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा आंसर कर रहा हूँ, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मैं भी शीट पे वापस जा रहा हूँ पर इसमें एक और बात बोलना चाह रहा हूँ, लिखिएगा। व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग सिस्टम, of a vibrating system, then system vibrates with maximum amplitude. This phenomenon is called resonance। ठीक है ना, वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी को इस एग्जाम्पल में मैंने कहा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये ड्राइव करेगी अभी इस पूरे सिस्टम को। तो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, और जो सिस्टम मैंने फ्रीली हैंग किया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी को बेटा मैंने कहा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाए तो सिस्टम वाइब्रेशन करने लगता है,
अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, और इस फिनोमिनन का नाम होता है रेजोनेंस। सात बेटा बताओ, समझ में आया है नहीं आया? एग्जाम्पल समझ में आई नहीं आई बेटा? ठीक है जी। अच्छा, अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो थोड़ी सी एक आध बात और करना चाहेंगे। वो बात बेटा ये करना चाहेंगे कि रेजोनेंस की एग्जाम में सवाल आता है, कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो और एग्जाम्पल आप इतनी लंबी देंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। वो कहता है दो तीन एग्जाम्पल दीजिए, तो जरा दो तीन एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा। अगर आप लोग कॉपी कर चुके हैं तो जरा सुने। ये बताइए, हमारे घरों में जो माइक्रोवेव अवन होता है, उस माइक्रोवेव अवन से आप खाना गर्म कर लेते हैं। लेकिन जब फिजिक्स हम आपको वैसे पढ़ाते हैं तो आपको बार बार कहते हैं कि गर्म करने के लिए हीट, और हीट होती है इंफ्रारेड में। हीट खाली इंफ्रारेड में होती है, हीट माइक्रोवेव में नहीं होती। माइक्रोवेव में हीट होती ही नहीं है। तो फिर माइक्रोवेव खाना कैसे गर्म कर देता है? तो जरा मैकेनिज्म सुनिएगा। कहते हैं जब हम खाने को गर्म करते हैं तो उसमें जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो याद रखिएगा कि पानी के मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, पानी के मॉलिक्यूल्स की का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो जब कभी आप पानी के ऊपर माइक्रोवेव्स इंसिडेंट कराएंगे, तो पानी के मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी। और जब मैच कर जाएगी तो पानी के मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस करने लगेंगे, मतलब वो जोरदार वाइब्रेशन करने लगेंगे। और जब वो जोरदार वाइब्रेशन करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन से उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होना टेम्परेचर हाई करा देगा, और टेम्परेचर हाई कराने से वो चीज गर्म हो जाएगी। हफ्सा आपसे कहलवाऊंगा, गौर से सुनना बेटा। हफ्सा, माइक्रोवेव में हीट एनर्जी नहीं होती, हीट तो इंफ्रारेड में होती है। फिर ये किस तरह से खाना गर्म कर देती है? जवाब, सर खाने में पानी के मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। जब हम माइक्रोवेव इंसिडेंट कराते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस करने लगते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, वाइब्रेशन से खाना गर्म हो जाता है। हफ्सा बेटा जल्दी से बताएं, व्हाट इज माइक्रोवेव अवन? हम्म। हाँ, फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर दिए। और बोलो तो। सही बात है, ठीक है। तो आप आसान जबान में कह दें, क्योंकि एग्जाम में कहानी पूरी लिखने को नहीं आती। वो कहता है रेजोनेंस की एग्जाम्पल दीजिए। तो आप रेजोनेंस की एग्जाम्पल में ये आप क्या लिखेंगे कि हीटिंग फूड बाय माइक्रोवेव अवन या माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव से खाना गर्म करना, ये रेजोनेंस की एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल सुन लीजिए। क्या इंसान की बॉडी में रेजोनेंस करा सकते हैं? तो एक टॉपिक होता था जो अब कोर्स से खुदा का शुक्र है निकाल दिया, मेडिकल इमेजिंग में एमआरआई। बहुत मुश्किल था समझाना। एम का मतलब होता था मैग्नेटिक, आर का मतलब होता था रेजोनेंस, आई का मतलब होता था इमेजिंग। तो खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, जब किसी बंदे का एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई में जाहिर सी बात है बंदे का एमआरआई मशीन के अंदर भेज देते। एमआरआई मशीन के अंदर भेजकर इंसान की बॉडी पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इंसान की बॉडी को नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करा लेते हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराकर इंसान की बॉडी में भी, आपको पता है, 70% वाटर है। इंसान की बॉडी में 70% टोटल कंपोजिशन में 70% वाटर है। उस वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी हम रेजोनेंस करा लेते हैं। उस रेजोनेंस से
पानी के मॉलिक्यूल जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं उनसे रेडिएशंस होती हैं, रेज निकलती हैं, उन रेज की हम लोग करा लेते हैं इमेजिंग। तो पूरी लंबी कहानी तो नहीं सुना सकता मैं आपको पर ये कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल में एमआरआई को भी शामिल कर लें कि एमआरआई में भी होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अलबत्ता एक टॉपिक हम लोगों ने और पढ़ा हुआ है, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में भी जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है सर, उस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को हम जो दो प्लेटों के बिटवीन में लाके रख देते हैं, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर जो ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं, उस ऑल्टरनेटिंग फील्ड की फ्रीक्वेंसी सर पीजो क्रिस्टल के फ्रीक्वेंसी से मैच कराते हैं। और जब मैचिंग होती है तो पीजो क्रिस्टल जोरदार तरीके से वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन से सर उससे भी जो वेव्स निकलती है ना अल्ट्रासाउंड, वो प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड ये भी रेजोनेंस के जरिए कराई जाती है। तो रेजोनेंस की मैंने 3 एग्जाम्पल ऐसे देने की कोशिश की है जो आपके प्योर फिजिक्स की लैंग्वेज की हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड की प्रोडक्शन रेजोनेंस है, एमआरआई कराते हैं रेजोनेंस है, और खाना गर्म करते हैं माइक्रोवेव ओवन में रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस की इतनी डेफिनेशंस काफ़ी हैं। और रेजोनेंस का इस तरह का जो ग्राफ है, इस तरह के ग्राफ को आपने देखते ही पहचान लेना है कि कभी भी आपको इस चैप्टर में ये वाला ग्राफ ऐसा नजर आए तो समझ जाइए जनाब कि ये रेजोनेंस हो रही है। एक बात, एक और बात जो कभी पेपर में सवाल में आपको नजर आ जाएगी वो ये, वो कहते हैं इस ग्राफ को देख के ये बताइए कि जब हम रेजोनेंस कराते हैं, जैसे इस वाले सिस्टम ही को ले लें, स्प्रिंग के साथ किसी बॉडी को बांध के हैंग करा दिया, तो ये जो रेजोनेंस होती है ये लिमिटेड रेजोनेंस होती है। मतलब हमने अभी एक टर्म यूज की कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना, क्या ये बहुत खतरनाक रेजोनेंस भी हो सकती है? तो कहते हैं अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो, रेजिस्टिव फोर्स ना हो, तो रेजिस्टिव फोर्स मिल जाती है ना, ऊपर नीचे एयर मिल जाएगी, फ्रिक्शन मिल जाएगी, तो ये रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से रेजोनेंस लिमिटेड हो जाती है। अगर रेजिस्टिव फोर्सेस ना हो तो रेजोनेंस बहुत खतरनाक किस्म की हो जाए, दैट इज इनफाइनाइट। तो चले, अगर कोई सवाल आगे ऐसा नजर आता है तो फिर मैं वहां पे कमेंट्री करूंगा इसके ऊपर फर्दर। अलबत्ता अभी मैंने आपको रेजोनेंस काफी सारा सुना दिया है, अब मैं आपको सवाल के ऊपर वापस लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन मैंने लास्ट पेज पे लिख दी है, इसे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अब सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन जनाब ये है कि ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ आपने दो पेंडुलम्स हैंग कर दिए, एक हैवी एक लाइट पेंडुलम है, दो सपोर्ट्स के साथ उसको बांध दिया है, ठीक है। आगे चलें, दोनों पेंडुलम की एक सर्टेन नेचुरल, अच्छा सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है जी। हैवी पेंडुलम को इन्होंने ऑसिलेशन कराना शुरू कर दिया, और जब ये ऑसिलेट करता है तो लाइट पेंडुलम भी ऑसिलेशन शुरू कर देता है, ठीक है ना। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है तो इन्होंने इसे ऑसिलेशन कराई है, तो दूसरा वाला खुद ब खुद ऑसिलेशन शुरू कर देता है। अच्छा, अब आपको क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं वेरिएशन ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पेंडुलम। ये दोनों पेंडुलम की उन्होंने ऑसिलेशन को दिखाया है, ठीक है जी, हमने देख लिया। अब पूछना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं जनाब ये इक्वेशन है, कैलकुलेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के ऊपर उन्होंने टाइम दिया है। जब एक्स एक्सिस के ऊपर उन्होंने टाइम दिया हुआ है तो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, वहां से मैं टाइम उठा लेता, सर नंबर तो नहीं लिखे हुए, तो फिर इक्वेशन में से टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे? तो अभी मैंने क्लास के शुरू में आपको फार्मूला लिख के दिया था, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो इसमें ओमेगा ये वाला नंबर है, ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में भी ओमेगा यहाँ से निकालते थे बेटा, इसमें भी यहाँ से ओमेगा निकाल लें, तो ओमेगा बराबर है 5 पाई। सर ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू 5 पाई, ठीक है जनाब। 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू 5 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/5, और 2/5 करूंगा टाइम, तो ये बन जाएगा 0.40 सेकेंड। तो टाइम पीरियड या तो मैं ग्राफ में से निकालता
या तो मैं ग्राफ में से निकालता, ग्राफ में एक्स एक्सिस पे कुछ लिखा ही नहीं है, या मैं इक्वेशन से निकालूंगा, इक्वेशन से मैंने निकाल लिया। तो उसके बाद कह रहे हैं कि लेबल बोथ एक्सेस विद करेक्ट स्केल्स, यूज द स्पेस बिलो फॉर एनी एडिशनल वर्किंग दैट यू नीड। सही कह रहे, ग्राफ ऊपर बना हुआ है, इस ग्राफ के अंदर अब आपको ना वो करनी है, लेबलिंग करनी है, ठीक है। अच्छा बताइए, जो टाइम पीरियड है 0.40 सेकेंड है, इस 0.40 सेकेंड को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मिली सेकेंड में चला जाएगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करके बताइए, मेरे ख्याल में ये 400 मिली सेकेंड बन जाएगा, ठीक है ना। 400 मिली सेकेंड बन जाएगा। और लेकिन नहीं, मिली सेकेंड बनाने का सर फायदा नहीं है, उन्होंने सेकेंड में ही आंसर मांगा। ठीक है, रहने दो भाई, सेकेंड में ही रहने दो। तो जरा बताइए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना, तो एक ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ तक, ये एक ऑसिलेशन है, यहाँ से यहाँ तक की एक ऑसिलेशन है। इस ऑसिलेशन में टाइम लग रहा है 0.4 सेकेंड। तो बेटा ये मैंने लिख दिया 0.4 सेकेंड, तो ये वाला नंबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0.2 सेकेंड, ये वाला हो जाएगा 0.6 सेकेंड। लेबलिंग करने को कहा है भाई उसने, 0.6 सेकेंड, ये हो जाएगा 0.8। बट आपके पास बुक है, बुक में भरी फिलिंग कीजिए, ये हो जाएगा जी 1.2, और ये हो जाएगा सर 1.6। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने पूरी लेबलिंग कर दी है। वन ऑसिलेशन 0.4, फिर 0.8, और 0.8 के बाद आगे मैंने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि अगली ऑसिलेशन यहाँ पे 1.2 की होगी या 1.0 होगा। ठीक है जी, 1.2 तक जाएगा वो। ये एक्स एक्सिस पर हो गई। अब वाई एक्सिस पर आते हैं, वाई एक्सिस में कर दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा मैं आपको तो तंग करूं। बेटा मैं अंशारा, तुम बताओ कि मैंने वाई एक्सिस के ऊपर भी लेबलिंग करनी है। मैंने कहा बेटा मैंने वाई एक्सिस पे लेबलिंग करनी है। अच्छा ये बताएं कि ये लाइट पेंडुलम के लिए सारा चल रहा है, लाइट पेंडुलम के लिए, और हम लोगों ने जो अभी वर्किंग की है वो, शुक्र है देखा नहीं था ये लफ्ज मैंने, लाइट पेंडुलम के लिए ही की है, अच्छी बात है, चले बचत हो गई। अब इसी लाइट पेंडुलम के लिए अंशरा बेटा देख के बताओ कि इसकी हाइट को कहाँ से निकाल के लेकर आऊंगा मैं। यहाँ मैंने नंबर लिखना है, ये नंबर लिख, हाँ तो इक्वेशन 0.25, जबरदस्त बेटा, आपको इसका मतलब है कहानी समझ में आ गई है। सर ये चीज होती है एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है 0.25, तो 0.25 ये होगा, तो 0.50 ये होगा, और ऊपर चले जाओ तो 0.75 ये होगा, 0.25 ये, 0.50 ये, और 0.75 ये। तो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे भी लेबलिंग सारी कंप्लीट कर दी है। ठीक है ना, तो उसने कहा था लेबलिंग करें, हमने लेबलिंग कर दी। और लेबलिंग करने के बाद, लेबलिंग करने के बाद लेबलिंग करने के बाद क्या कह रहे हैं, लेबल कीजिए, लेबल कर चुके हैं। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस। ओए होए, ये तो आपको एएस की फिजिक्स में मिलेगा। याद है जनाब, एएस की फिजिक्स में वेव के चैप्टर में पढ़ाते थे फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकाले लाइट पेंडुलम का और हैवी पेंडुलम का, क्या बात है जी। तो फेज डिफरेंस निकालने लेके जा रहे हैं। फेज डिफरेंस याद है भाई, तो फेज डिफरेंस के लिए हम लोग कराते ये थे कि कोई से भी दो पॉइंट पकड़ लें, तो वो दोनों पीक पॉइंट होना चाहिए, या दोनों बॉटम पॉइंट होना चाहिए, या दोनों स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं दोनों के ले रहा हूँ पीक पॉइंट, दोनों के पीक पॉइंट। ये वाला इसका पीक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ये वाला इसका बेटा पीक पॉइंट ले रहा हूँ। ये दोनों के बेटा मैंने पीक पॉइंट ले लिए, दोनों के पीक पॉइंट। और देख के बताइए कि ये जो पीक पॉइंट है, इन पीक पॉइंट्स के बिटवीन में कितनी सेपरेशन है, कितनी सेपरेशन है। तो जरा देखिएगा, सेपरेशन पढ़ने जा रहा हूँ, ये 0.10 है, तो सर 0.10 से स्टार्ट है और ये 0.40 पे जाके खत्म है, तो इनके बिटवीन की सेपरेशन है 0.30। 0.30, दोनों वेव्स के टॉप पॉइंट्स को मैंने पकड़ा, दोनों के टॉप पॉइंट्स के बिटवीन का डिस्टेंस है 0.30, 0.30, तो 0.30 इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है जनाब, दोनों के टॉप पॉइंट्स का डिफरेंस है। अच्छा मैं क्वेश्चन को यूं कराता हूँ कि टाइम पीरियड इक्वल टू फेज डिफरेंस। तो टोटल टाइम पीरियड अभी अभी हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 0.40,
टोटल टाइम पीरियड 0.4 है, और 0.4 को हम लोग ले लेते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब जो इनके दरमियान का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस आया है 0.3, और 0.3 पे फेज डिफरेंस निकालने के लिए मैं कराऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपके टीचर ने बेटा फेज डिफरेंस जिस तरह से कराया हो, कुछ टीचर्स इसको फार्मूले से कराते हैं। मैं फार्मूला भी अभी लिख दूंगा, फार्मूला भी लिख दूंगा। पहले जरा आप इसको इस तरह से बेटा करके बताएं मुझे। कोई बच्चा बताए क्या आंसर आ रहा है? 270 आ रहा है। ठीक है जनाब, तो ये आ रहा है 270 डिग्री। ठीक। कोई बच्चा बोले नहीं सर हमने तो रेडियन में करना है, तो भाई यहाँ पे 360 के बजाय 2 पाई रेडियन लिख लो। जब आप 2 पाई रेडियन लिख के करोगे तो जो आंसर आएगा वो रेडियंस में आएगा। ठीक है, और जब रेडियन में आएगा तो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रेडियन वाला आंसर लिख लीजिएगा। अलबत्ता मैंने मार्किंग स्कीम में एक नज़र मारी है, तो उन्होंने दो आंसर लिखे हुए कि हम दोनों आंसर आपके मान लेंगे, 1.6 भी और 4.7 भी। सवाल सर ये दोनों आंसर कैसे मान लेंगे जबकि ये दोनों के आंसर डिफरेंट है, तो एक साथ दो आंसर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? तो उसका मैं आपको वजह बताऊं कि कुछ लोग फेज डिफरेंस निकालने के लिए टॉप पॉइंट से निकालेंगे, कुछ लोग बॉटम पॉइंट से निकालेंगे। अब आप देखो बॉटम में सेपरेशन कम आ रही है और टॉप्स के अंदर सेपरेशन ज्यादा आ रही है, तो दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे और दोनों आंसर सही होंगे। आपकी मर्जी है दोनों वेव के टॉप पॉइंट्स उठाएं या दोनों के बॉटम पॉइंट उठा लें। बॉटम पॉइंट का डिफरेंस 0.1 आ रहा है, तो 0.1 वाला आंसर भी वो मानेगा और 0.3 वाला आंसर भी वो मानेगा। दोनों वेव्स के टॉप पॉइंट्स का डिफरेंस 0.3 उससे निकालो वो भी सही है। दोनों के बॉटम पॉइंट्स का डिफरेंस 0.1 उससे आंसर निकालोगे वो भी सही है, और दोनों कंडीशन में आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे टीचर ने हमें फॉर्मूले से कराया था, फॉर्मूला होता है 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है जी, तो आप इससे भी कर सकते हो, कैपिटल टी की जगह 0.4 लिखना, स्मॉल टी की जगह ये स्मॉल टी होता है, ये कैपिटल टी होता है। सर मैंने काफी लंबी कर दी फेस डिफरेंस पर, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने सिखा दिया बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए जी। मई जून 2022 का सवाल है। एक पेंडोला में वही एसएचएम कर रहा है, आपको ग्राफ दिया हुआ है, और बेटा मैमूना आपने ग्राफ देखे हुए नहीं है इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इस एक्सेलरेशन की ग्राफ के अंदर कह रहे हैं शो दैट कि जो पेंडोला में ये एसएचएम कर रहा है, तो याद रखिएगा एसएचएम हमेशा जब होती है जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा जब ही होता है जब ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन हो। जब ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन हो तो इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये लाइन राइट हैंड की तरफ टिल्ट होती तो इसको कहते हैं पॉजिटिव ग्रेडियंट होना। अगर कोई लाइन लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट है तो इसका मतलब है नेगेटिव ग्रेडियंट होना। तो नेगेटिव ग्रेडियंट शो कर रहा है, नेगेटिव ग्रेडियंट शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन है। यानी ए पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो ए नेगेटिव। तो ये वाली बात फिक्स है जो कि आपको याद रखना है कि कभी भी ग्राफ दें और आपसे बोले प्रूफ करो ये एसएचएम हो रहा है, तो एसएचएम के प्रूफ के लिए आप क्या करोगे कि दो बातें हाईलाइट करोगे। नंबर वन, लाइन और ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। नंबर टू, नेगेटिव ग्रेडियंट मींस जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ अपोजिट साइन में होगा। अच्छा जी, अब आ जाइए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्वेश्चन है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा कैलकुलेट करें। सर ओमेगा कैसे कैलकुलेट करें? तो आपको इन्होंने दिया हुआ है ग्राफ। इस ग्राफ में जो आपको पता है एक्सेलरेशन की कंप्लीट इक्वेशन होती है ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आप
ए और एक्स का ग्रेडियंट निकाल लें। ठीक है ना, अब ये ए है और ये एक्स है। इस ग्राफ का अगर आप ग्रेडियंट निकाल लें तो जो ग्रेडियंट होगा इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, अब ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो पहले आप निकालोगे इसका ग्रेडियंट, और जो ग्रेडियंट आएगा, ग्रेडियंट इसका निकालना बड़ा आसान होगा क्योंकि एक पॉइंट ऑलरेडी ओरिजिन में से पास कर रहा है, तो ओरिजिन वाले पॉइंट को तो छोड़ दो, यानी जीरो जीरो हो गया। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी अच्छा सा पॉइंट उठा लो, जो भी आपको अच्छा सा पॉइंट लगे। तो देखिए कोई अच्छा सा पॉइंट आपको नजर आ रहा हो जिसको आप बोले सर ये बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। ये वाला पॉइंट उठा लेता हूँ मैं। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट मैंने उठाया। इस वाले पॉइंट का एक्स ये वाला नंबर है। जरा इसका वाई पढ़ के बताएं, इसके वाई को क्या पढ़ेंगे। हाँ बेटा, इसके वाई को क्या पढ़ेंगे देखिएगा। ठीक है ना, मैं ओमेगा निकालना चाह रहा हूँ, मतलब ग्रेडियंट निकालना चाह रहा हूँ। ग्रेडियंट निकालने के लिए ए और एक्स की वैल्यूज, सर इसके अंदर जो एक्स है ना, सर एक्स आपने लिया है, एक्स बेटा मैंने लिया है 0.04। 0.04 बेटा मैंने एक्स ले लिया है। ए बताएं, ए कितना लिया है बेटा। सर ए आपने लिया है -2, इट इज -3, इट इज -3 एंड इट इज -32, माइनस का 0.32। ठीक है जनाब, ये वाला बेटा मैंने पॉइंट ले लिया। इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट था 0.04, इसका वाई कोऑर्डिनेट था माइनस का 0.32। दोनों तरफ बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर होगा अंडर रूट दिस फैक्टर। और जब आप इसका अंडर रूट दिस फैक्टर निकालेंगे तो बेटा कोई बच्चा मुझे आंसर कर दे, मैं कैलकुलेटर नहीं चलाना चाह रहा। 2.8 आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट आ रहा है जी 2.8। 2.8 इसका रिजल्ट आ रहा है। सही है जी। तो कभी भी ओमेगा निकालना हो, याद रख लीजिए आइंदा, कि एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ हो एसएचएम में, तो इस वाले ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, और ग्रेडियंट के लिए 2 पॉइंट नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो लाइन ओरिजिन से गुजरती है एक पॉइंट तो वैसे ही जीरो जीरो हो जाता है। तो अपनी मर्जी से कोई सा भी आसान पॉइंट उठाएं, ए और एक्स इसको पुट करें, ओमेगा निकालें, ओमेगा आ गया 2.8 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं ओमेगा आपको पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको रिलेशन दे रहे हैं अंडर रूट के अपॉन एल के बराबर है। कह रहे हैं के की वैल्यू मालूम करके बताएं, के की वैल्यू मालूम करके बताएं। अच्छा जी, लेंथ दी हुई है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड बाय दिस, के कांस्टेंट है, और यूज योर आंसर इन बी वन ठीक है, ओमेगा वहां से यूज कर लेंगे टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है एल की वैल्यू कहीं ना कहीं दी हुई होगी भाई, लेंथ की वैल्यू कहीं ना कहीं दी हुई, ये रही लेंथ की वैल्यू, ये रही लेंथ की वैल्यू। लेंथ ऑफ पेंडुलम 1.25 है। ठीक है जी, पुट कर लेते हैं इसके अंदर। के निकालना है सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट खत्म, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। के निकालना है तो ओमेगा की जगह लिखिए 2.8 स्क्वायर, लेंथ की जगह लिखिए 1.24। ठीक है जनाब, और इसको बेटा सॉल्व कर लें तो के का रिजल्ट आ जाएगा 9.7, और 9.7 के बाद के की यूनिट क्या होगी, तो के की यूनिट निकालने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी लग रहा है। ओमेगा सर, ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर तो वैसे आ गया। और उसके बाद लेंथ, लेंथ होता है मीटर, लेंथ होती है मीटर, तो ये मीटर और सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। ठीक है, रेडियन को मैंने गायब कर दिया। कोई बच्चा बताएगा रेडियन को क्यों गायब कर देते। एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस और आर आपको पता है, एस भी मीटर में होता है, थीटा भी मीटर में होता है, तो उसूलन थीटा की कोई यूनिट होती ही नहीं है। तो रेडियन एक ऑक्सिलरी यूनिट है, रेडियन एक ऑक्सिलरी यूनिट है। ठीक है, इसलिए मैंने रेडियन को यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम में रेडियन लिख देंगे तो वो आपको चला लेगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल बात मैंने बोल दी है ना। तो
आप के की यूनिट इक्वेशन से निकाले, और जब आप के की यूनिट इक्वेशन से निकालते हो तो मैंने लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन असल में कोई यूनिट होती ही नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर चला लेगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि हमने पेंडुलम की, while the pendulum is oscillating, लेंथ ऑफ पेंडुलम हमने इंक्रीज कर दी, इतनी इंक्रीज कर दी कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। पूछना क्या चाह रहे हैं, स्टेट सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द क्वालिटेटिवली इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, पेंडुलम की लेंथ अगर बढ़ा दें तो पेंडुलम की लेंथ बढ़ाने से ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। While the pendulum is oscillating, length is increased such a way total energy remains constant। अच्छा जरा सुनो, इस पूरी स्टेटमेंट में उसने टोटल एनर्जी का रेफरेंस दिया है। ठीक है जी, सवाल अभी भी मैं इतना अच्छा नहीं पकड़ पाया हूँ, जरा यूँ पकड़ो कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट। तो आप पहले तो टोटल एनर्जी का फार्मूला लिखो। सर टोटल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अब इसमें ओमेगा की जगह इसे लेकर आओ भाई, ओमेगा की जगह लेकर आओ, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह अंडर रूट के अपॉन एल डालोगे तो ये खाली के अपॉन एल बन जाएगा, ये बन गया खाली के अपॉन एल। ठीक है, के अपॉन एल बन गया। अब जरा इस इक्वेशन में गौर से देखो, खुद कह रहे हैं टोटल एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है भैया, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, मास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कांस्टेंट, ये अभी ऊपर पढ़ चुके हो, कांस्टेंट। ठीक है जनाब, एल डिवाइड है, एल को उधर लेकर आ जाओ, एल डिवाइड है, एल उधर लेकर आ जाओ, तो एल उधर जाने से अब सवाल समझ में आ रहा है मेरे। कह रहे हैं अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो बताओ एम्पलीट्यूड में क्या फर्क आएगा। सवाल पढ़िए, लिखा हुआ है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन, क्या चेंज आएगा इन दी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। जवाब है एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा। जब आप पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा लेंथ बढ़ाने से। ठीक है जनाब, क्योंकि बाकी सारी चीजें अभी आपने देख ली, हमने इक्वेशन में कांस्टेंट है और उसमें से लेंथ को हमने निकाला है एम्पलीट्यूड के साथ, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से लेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, एम्पलीट्यूड सॉरी लेंथ बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है कंप्लीट। अच्छा जी, इसको बेटा मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ।